हर साल एक दिन ऐसा आता है जब कविता किताब के पन्नों से निकलकर जुगनू बनकर जंगल चली जाती है। जब सूरज को लंबा ग्रहण लगेगा और चांद रूठकर कहीं चला जाएगा, जंगल से लौटेंगे ये सारे जुगनू अंधेरों से डरने वालों को रोशनी दिखाने के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रंग तरंग में। अक्षरों के मोती बिखेरने, कला, साहित्य और संस्कृति की दुनिया से आपको जोड़ने के लिए हर हफ्ते हम लेकर आते हैं रंग तरंग, जहां जलते हैं दीप कविताओं के, संगीत और संस्कृति की दुनिया से अनमोल कहानियां आती हैं आपको प्रेरित करने के लिए। तो आइए आगाज करते हैं रंग तरंग की एक नई कला परिक्रमा का। भारत का कला संसार, जिसे कला साधक ऋषियों की तरह तपस्या से सींचते आए हैं। एक ऐसे ही कला ऋषि थे बाबा योगेंद्र, जिन्होंने साहित्य, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सारी उम्र काम किया। वे कला और साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाली अखिल भारतीय संस्था संस्कार भारती के संस्थापक थे। कला के क्षेत्र में योगदान देने के लिए उन्हें साल 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसी साल जून में उन्होंने इहलोक से विदा ली थी। कला जगत में उनके अतुलनीय योगदान को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए संगीत नाटक अकादमी की ओर से 7 से 13 जनवरी तक बहुभाषीय थिएटर समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न राज्यों के लोक नृत्यों और रंगमंच की प्रस्तुति हुई। समारोह के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ से आए कलाकारों ने कर्मा नृत्य की सुंदर प्रस्तुति दी। कर्मा नृत्य नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। भादो मास में करम वृक्ष की शाखा को घर के आंगन या चौराहे पर रोपित किया जाता है और इसके इर्द गिर्द सुंदर भाव भंगिमाओं में युवक और युवतियां नृत्य करते हैं। ये नृत्य छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति का पर्याय है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी, गैर आदिवासी सभी का ये लोक मांगलिक नृत्य है। सुंदर परिधानों और आभूषणों से सजे इन कलाकारों ने प्रकृति से जुड़े इस मनोहारी नृत्य की प्रस्तुति देकर हमारी लोक संस्कृति की अनुपम छटा बिखेर दी। अब से 12 बरस के लिए छत्तीसगढ़ और यहाँ के लगान पर अंग्रेज कंपनी का कब्जा होगा। हुक्म सुना दिया गया कि गैन सिंह सनत रहे और इस पर अमल हो। सुनो सुनो सुनो। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ी नाटक पहाटिया का मंचन भी किया गया, जिसका निर्देशन डॉक्टर योगेंद्र चौबे ने किया। इस नाटक में छत्तीसगढ़ के वीर क्रांतिकारी गेन सिंह और वीर नारायण सिंह की अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति को दिखाया गया। हमारी तैयारी पूरा हो चुके हैं। एक धार ला तो देख। अरे वाह रे पुतवा, तोर कटार के धार तो ऐसे है, ये मां तो अंग्रेज बन के मुड़ी एक का धार से अलग हो जाएंगे। ताऊ संगारी हो, पेड़ में टहनी हमारी निशानी, हमारा प्रतीक आज के, कि सुखे से पहले हम सबला एक जगह इकट्ठा हो जाना। और जौन भी उस समय में हमारे बीच नहीं पहुंची, हम समझो कि हमारे साथ तो संगारी हो, सब के सब बड़ी लम मारे पर लेके अपन अपन हथियार तैयार हो जाओ। बात हमारे के पर कि छत्तीसगढ़ महतारी पर अगर हमरा प्राण निसार करे पड़ी तो भी हमरा पीछे नहीं हटना है। जय जगदीश श्री माई, जय जगदीश श्री माई, जय जगदीश।
आजादी के संघर्ष में आदिवासी नायकों ने भी अपना सर्वस्व झोंक दिया था और ये नाटक उसी संघर्ष की गाथा कह गया। तुम्हारी ये तीर कमान हमारी तोप और बंदूकों का मुकाबला कर सकता है। तोप और बंदूक के मुकाबला करे बार हमारे छत्तीसगढ़िया बनते हौसले का भी। कहाँ है तुम्हारे साथी वो आदिवासी, बुलाओ उन्हें। एक नारायण सिंह के हो तुमन के हाल होगी। छत्तीसगढ़ में तभी तक को नारायण सिंह पैदा हो गए। सोच तुमन के का होगी। जिस तरह गेंद सिंह का गर्दन कुचला था, तुम भी वैसे ही कुचल दिए जाओगे। जो चिंगारी ला में छत्तीसगढ़ में लगाए हो वह धक्कत पूरा छत्तीसगढ़ में फैल रही। ऑफिसर, यस सर, टू बी हैंग until death। ओके सर। इस कार्यक्रम का लक्ष्य देश की आदिवासी संस्कृति से कला प्रेमियों को रूबरू करवाना था। छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति और परंपराओं के रंग बिरंगे इस कार्यक्रम ने एक बार फिर से साबित किया कि हमारी लोक संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी हैं। इस लोक रंग महोत्सव में कर्मा नृत्य के साथ साथ भांगड़ा, छाऊ, झिझिया और लावनी नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई और उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और झारखंड के लोक नाट्यों की भी प्रस्तुति हुई। रंग तरंग के लिए दिल्ली से रजनी सेन की रिपोर्ट। मन झंकृत, तन झंकृत, बज रहा सितार, बरस रहे हैं संगीत के सुर, कानों को मिला उपहार। रंग तरंग में आज बेहद लोकप्रिय संगीत वादक पंडित पार्थो बोस से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जिन्होंने हमसे बातचीत में बड़ी सुंदर बातें कही। उन्होंने कहा कि जीवन में कोई भी काम मुश्किल नहीं अगर निरंतर अभ्यास किया जाए, और ये कि हमारी संस्कृति किसी इंद्रधनुष की तरह है जिसका हर रंग अपने आप में बेहद खूबसूरत है। तो आइए आपको सुनवाते हैं पंडित पार्थो बोस से पूरी बातचीत। हमारे साथ हैं सितार को दुनिया भर में लोकप्रिय करने वाले पंडित पार्थो बोस। आपका बहुत बहुत स्वागत है रंग तरंग में। नमस्कार। पंडित जी, सितार जो अपने आप में बेहद लोकप्रिय वाद्य यंत्र है, उससे आप कैसे जुड़े या वो आप तक कैसे पहुंचा? 1968 में मेरा सितार की तालीम शुरू हुई। तो ख़ास बात यह है कि मैं एक म्यूज़िकल फैमिली से नहीं हूँ, बिजनेस फैमिली। तो कोलकाता के रहने वाले हम सब। तो उस समय मेरे पिताजी शौक से सीखना शुरू किए थे और हमारे घर में एक पियानो था। मेरे अंकल थोड़ा बहुत वो भी शौक से थोड़ा बजा लेते थे। तो उस समय मेरे गुरुजी पंडित मनोज शंकर जी मैहर घराना मेरे पिताजी को सिखाने के लिए आते थे, क्योंकि पिताजी उस समय मिडिल एज थे, 40s। तो गुरुजी के घर जाके और सब क्लास में बच्चे लोग सब सीख रहे थे, तो उनका ज़रा सा शर्म शायद, इसीलिए ऐसा इंतज़ाम किया गया कि गुरुजी को लेके घर हम आते थे और गुरुजी वहाँ क्लास करते थे। तो एक दिन गुरुजी पिताजी के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तो सुना कि कोई पियानो में यमन, भूपाली, काफ़ी, ये सब जो गत पिताजी को सिखाए हैं वो सब कोई बजा रहे हैं, और 1 नंबर तान से 10 नंबर तान, झाला, सब कुछ, लेकिन पियानो में। तो बात ये था कि मुझे तो पियानो मालूम नहीं, उसका फिंगरिंग कुछ मालूम नहीं, लेकिन मेरा उम्र तो उस समय था 6। तो गुरुजी कहते थे कि उस समय उन्होंने जो सुना तो लग रहा था कोई सुन के बजा रहे हैं। तो पिताजी जो रियाज करते थे उसको सुन के शायद मैं उसी हिसाब से, वो स्वर क्या है ना है वो मालूम नहीं था, लेकिन सुर के हिसाब से मैं पियानो में वो रागों का चर्चा कर रहा था। लेकिन 8-9 साल बाद जब मेरा उम्र था 15-16, तो उस समय कुछ चेंज अंदर से ही, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे सितार बजाना है, मुझे सितार ही बजाना है। घर में जब शिक्षा का माहौल होता है तो काफ़ी तरीके की उम्मीदें होती हैं कि आप शिक्षण क्षेत्र में जाएं या शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे बढ़ें, या फिर कोई ऐसी रोजगार अपनाएं जिसमें आपकी एक व्यवहारिक जिंदगी चलती रहे।
उसमें अगर आप कलाकार बनते हैं तो तमाम तरीके की चुनौतियां सामने आती हैं। ऐसी चुनौतियों को आपने भी फेस किया होगा। हाँ जी, वो तो सही बात। और मेरा करियर तो एकदम प्लान किया गया था, जैसे कंपोज किया हुआ म्यूजिक उसको फॉलो करके बजाओ। तो इंजीनियरिंग डिग्री, बिजनेस मैनेजमेंट, इसके बाद फैमिली बिजनेस। लेकिन उस समय मैंने सिर्फ ये देखा, या ये कोई ये चुनने वाली बात नहीं था मेरे लिए। मेरा ऐसा लगा कि अंदर से कोई मुझे खींच रहा है, तो इसीलिए कोई चॉइस, कोई सिलेक्शन, ऐसी कोई बात नहीं, बस अंदर से कि यही मुझे करना है। सितार जो है वो अभिन्न अंग है हमारे शास्त्रीय संगीत का, लेकिन बतौर कलाकार आपने इसमें क्या खास महसूस किया है? मैं समझता हूँ इंग्लिश में एक बहुत सुंदर फ्रेज है, ट्रेडिशन एंड क्रिएटिविटी। तो ये दोनों ही एक दूसरे का खिलाफ नहीं है। आज जो क्रिएटिविटी है 20 साल बाद वही ट्रेडिशन हो सकता है, हो जाता है। तो इसीलिए मैं जिस शैली में मेरा शिक्षा गुरुजी पंडित मनोज शंकर जी से, ये बाबा अलाउद्दीन खान साहब के घराना या सेनिया मैहर घराना, तो ये ध्रुपद अंग की शैली, ध्रुपद अंग की आलाप, जोर, झाला, सिस्टमैटिक और ताल छंद के काम, ये सब। लेकिन मैंने महसूस किया कि संगीत एक टोटलिटी है, तो इसमें घराना तो बहुत जरूरी है ही, क्योंकि वो बेस है। लेकिन हर एक कलाकार जिनको हम मानते हैं, हम जानते हैं, वो अपना घराना, अपना शैली, अपना शिक्षा के ऊपर कुछ न कुछ इधर उधर देख के, सुन के, अपना जो एस्थेटिक्स है उसको इस्तेमाल करके कुछ पेश किया, और उसमें ही वो कलाकार के ओरिजिनलिटी। तो इसके तलाश में मैं हूँ। अगर कुछ किया या नहीं वो तो ऑडियंस को बताना है। आप बंगाल से हैं, बंगाल की मिट्टी में ही जो है वो कला की खुशबू होती है। हर परिवार में एक गायक, चित्रकार या एक कलाकार जरूर मौजूद होता है। क्या खास है बंगाल की मिट्टी में? क्यों ऐसा होता है कि वो लोग वहाँ पर कला से स्वतः ही जुड़ जाते हैं? ये सवाल ऐसा है कि 2-4 शब्द में इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। सिर्फ बंगाल नहीं, बनारस भी एक जगह ऐसा है, महाराष्ट्र है। तो ये तो हिस्टोरिकल भी है, क्योंकि बहुत सालों से यहाँ चर्चा होती है संगीत का, और डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स, संगीत या और थिएटर, साहित्य। तो ये सुनते सुनते, देखते देखते, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इसमें ही इनका जन्म, इसमें ही इनका परवरिश, और इसीलिए वो जन्म से ही थोड़ा बहुत इस पर ध्यान देते हैं, इसका रस लेते हैं। घर में अगर कोई कलाकार न भी हो, एक बच्चा अगर बचपन से देख रहा है, सुन रहा है कि उनके पिताजी, माताजी संगीत सुन रहे हैं, प्रोग्राम जा रहे हैं। इस एक ज़माना में तो सोशल मीडिया और इंटरनेट नहीं था, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइव प्रोग्राम और रेडियो, इसके बाद टीवी। तो उससे ही मालूम, वो माहौल जो था, उससे ही एक बच्चा धीरे धीरे करके इसके तरफ, संगीत के तरफ उसका ध्यान और प्यार। आज जब सोशल मीडिया का ज़माना है और कलाकार सोशल मीडिया के ज़रिए भी पहुंच रहे हैं, इस माध्यम को आप कितना सही मानते हैं या कितना उपयोगी मानते हैं? देखिए, हर एक चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दो ही सच है। तो सोशल मीडिया भी वैसे देखिए, पैंडेमिक के समय सोशल मीडिया से हम बहुत कुछ फ़ायदा हमको मिला है। मतलब कि हम ऑनलाइन प्रोग्राम्स में लोग को सुनाया, लोग को एक ऑप्टिमिज्म और एक मेंटल स्ट्रेंथ, ये सब हमने दिया है। मैं नहीं, बहुत सारे कलाकार। और भी खास बात है कि कोई कलाकार, हम जैसे कोई कलाकार ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स करके कुछ फंड रेजिंग भी किए हैं। जो कलाकार बहुत मुश्किल में थे, मजबूरी में थे, हमने कुछ ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स के माध्यम से कुछ फंड रेज करके उनको हमने थोड़ा बहुत हेल्प भी किया। तो ये तो देखिए बहुत अच्छी बात है सोशल मीडिया का। लेकिन बात यह है कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहिए।
क्योंकि उससे ज़्यादा समय भी वेस्टेज ऑफ टाइम भी होता है। अगर हम रियाज कम करके ज़रा सा फेसबुक और ये और वो सब करते रहते हैं, क्या सीखना संभव है ऑनलाइन? हम क्या शास्त्रीय संगीत सीख सकते हैं? टू सम एक्सटेंट। देखिए, इसका गुरु शिष्य परंपरा जो डायरेक्ट गुरु और शिष्य के बीच जैसे चलता है तालीम, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। लेकिन इंग्लिश में जो कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो अगर कोई बाहर फॉर एग्जाम्पल मैं तो कोलकाता के रहने वाले हूँ, मेरा स्टूडेंट तो दिल्ली में है, देहरादून में है, पटना में है, यूएसए में है, कनाडा में है, यूरोप में है, तो अगर हम सोशल मीडिया न रहे तो वो साल में एक बार अगर आते उनको सीखने को मिलता है, या मैं जब टूर में जाता हूँ। लेकिन सोशल मीडिया के हिसाब से वो लोग बेनिफिटेड हो रहे हैं कि वो क्लासेस कर रहे हैं। तो ये हमको, मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया को हम यूज करना चाहिए, हमें उनका स्लेव नहीं बनना है। पंडित जी, सितार फिल्मों में भी खूब इस्तेमाल हुआ है, हर तरीके के दौर में सितार को यूज़ किया गया है, लेकिन आप क्या मानते हैं कि फिल्मों में आज शास्त्रीय संगीत जो है वो कितना इस्तेमाल हो रहा है, क्या सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है? पहली बात तो ये है कि देखिए, फिल्म मीडियम जो है ये बहुत पॉपुलर मीडियम है, और इसमें कोई शक नहीं कि शास्त्रीय संगीत अब तक मेजॉरिटी का म्यूजिक नहीं है, कोई भी देश में नहीं। यूरोप में यूरोपियन क्लासिकल म्यूजिक नहीं, इंडिया में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक नहीं। तो लेकिन मेन स्ट्रीम का पॉपुलर म्यूजिक है फिल्म म्यूजिक। तो अगर उसमें शास्त्रीय संगीत का अगर एप्लीकेशन हो तो इसमें से ऐसा हो सकता है कि शास्त्रीय संगीत का प्रचार और बढ़ जाता है, ये तो अच्छी बात है। और ऐसा अगर हो कि क्लासिकल म्यूजिक को ऐसा कोई लोग है जो वैसे क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में जाते नहीं, लेकिन फिल्म देखते हैं, तो फिल्म के हिसाब से फिल्म देख के अगर शास्त्रीय संगीत में इनका इंटरेस्ट हो तो उनमें से कोई सीख भी सके। और युवा पीढ़ी आपको सुन रही है, जिनकी कई बार ये कहना होता है कि शास्त्रीय संगीत मुश्किल है और सितार तो बहुत मुश्किल है, तो ऐसे लोग जो सीखना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है, अगर मुश्किल है तो हम कैसे कर रहे हैं एक बात। दूसरी बात यह है, देखिए, सब सब्जेक्ट मुश्किल है, सब सब्जेक्ट आसान है। ये तो डिपेंड करता है कि आप कितना रियाज करते हैं या किस गुरु से सीख रहे हैं। सही रास्ते पे अगर गुरु आपको दिशा दे और आप उसी रास्ते पे मेहनत करें तो इसमें कोई शक नहीं कि आप जरूर आगे बढ़ेंगे। कोई विशेष राग या विशेष बंदिश जो आपको सितार पर बजाना बहुत पसंद हो? नहीं, क्योंकि हर एक राग इसका जो खूबी है, तो जो जिस समय जो राग हम सुनते हैं, हम बजाते हैं, हम खो जाते हैं। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि आपको क्या पसंद रहता है, अर्ली मॉर्निंग, डॉन या सनसेट या सनराइज, लेकिन हर एक ब्यूटी हर एक समय पे है। अच्छा, ट्वाइलाइट इसका भी है ना। तो ये इंद्रधनुष है, 7 रंग, एक एक रंग ये कह रहा है कि देखो हमको, देखो हर एक रंग का सुंदरता, तो उसी का पूजा हम करते हैं। और आखिरी सवाल है, प्रधानमंत्री जी ने बार बार अपनी मन की बात कार्यक्रम में हमारे जो कलाकार हैं, आप जैसे कला साधक हैं, पूरी दुनिया में भारतीय संगीत को लोकप्रिय कर रहे हैं, हमारे लोक कलाकार भी उसे कर रहे हैं। इस नज़रिए को आप किस तरीके से देखते हैं जो हमारा संगीत ऊंचा उठता जा रहा है? ये तो सबसे आनंद की बात है, और हम 40 साल मंच पर बजा रहे हैं, थोड़ा बहुत टूटा फूटा जितना आता है मुझे, और पिछला 30 साल में इंटरनेशनल परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और हम देखते रहते हैं कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का जगह बहुत ही ऊंचा, और बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो हिंदुस्तान को 2 खास बात के लिए मानते हैं। एक है स्पिरिचुअलिटी और एक है संगीत, और ये एक से एक जोड़े हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी और संगीत। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित पार्थिव बोस, संगीत के सफर पर और शास्त्रीय संगीत पर इतनी सुंदर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। दुनिया के कड़वे सवालों का कोई मीठा जवाब निकालें, बड़ा अंधेरा है इन दिनों, आओ नई किताब निकालें। किताबें हमारी सच्ची दोस्त, अंधेरे में रोशनी दिखाती हुई।
और पिछले हफ्ते एक ऐसी ही किताब मेरे हाथ लगी जिसे लिखा है सुशोभित ने और नाम है देखने की तृष्णा, जिसमें विश्व सिनेमा से जुड़ी बहुत ही खूबसूरत जानकारियां प्रस्तुत की गई हैं। विश्व भर के जो महान कलाकार हैं, फिल्मकार हैं, सिनेकार हैं, उनकी कृतियों को इस किताब में शामिल किया गया है, उनकी बारीकियों को इसमें बताया गया है। आइए देखते हैं क्या कुछ खास है इस किताब में सिने प्रेमियों के लिए। सिनेमा किसी के लिए जीवन दर्शन तो किसी के लिए महज मनोरंजन और किसी के लिए वास्तविकता और कल्पना के भीतर बाहर झूलता एक ऐसा संसार जिसमें हर किसी को कभी न कभी अपनी जिंदगी का अक्स जरूर नजर आता है। विश्व सिनेमा में ऐसे कई कहानीकार, लेखक, निर्देशक, अदाकार और फिल्मकार रहे हैं जिनकी कृतियों को महान कहा गया। कभी उनके बेहतरीन निर्देशन के लिए, कभी बेजोड़ कहानी के लिए, तो कभी कुछ ऐसा कह देने के लिए जिसके कहने की संभावना ही कभी किसी को नजर न आई हो। ऐसी ही कई महान कलाकृतियों को अपनी किताब में गूंथने की कोशिश की है लेखक सुशोभित ने। उनकी किताब का नाम है देखने की तृष्णा। उनकी इस किताब में विश्व के महान फिल्मकारों की फिल्मों पर सारगर्भित टीप की गई है। उनकी शैली से जुड़ी बारीकियों को उधेड़ा गया है और उनके भीतर बह रहे भावों, उद्वेगों, वेदनाओं और प्रेम के झरने को आम सिने प्रेमियों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। रॉबर्ट ब्रॉसा, आंद्रे तार्कोव्स्की, इंगमार बर्गमन, क्रिस्टोफ किस्लोवस्की जैसे महान फिल्मकारों की फिल्मों की समीक्षा इस किताब में पढ़ने को मिलेगी। फेडरिको फेलिनी, वर्नर हर्जोग, बेला तार, वेस एंडरसन, माइकल एंजेलो एंटोनियोनी के सिनेमा से जुड़ी अनसुनी बातें आप तक ये किताब पहुंचाती है। वहीं डायरी ऑफ द कंट्री प्रीस्ट, नॉस्टैल्जिया, क्राइज एंड विस्पर, नो एज, द काउ जैसी महान फिल्मों पर लेख और निबंध इस किताब में मिलेंगे। यही नहीं, महान फिल्मकारों की शैली पर भी सुशोभित ने सुंदर और सारगर्भित टीपें लिखी हैं। जैसे महान ईरानी फिल्मकार अब्बास कियारोस्तामी के सिनेमा पर सुशोभित की टीप है, अनेक यात्राएं ऐसी होती हैं जिनके दौरान हम स्वयं को आविष्कृत करते हैं। बहुत कुछ इन यात्राओं की गति और प्रायोजन पर निर्भर करता है। सिनेमा के इनके शैलीकरण से निश्चय ही कुछ नई सरणियां अर्जित की जा सकती हैं। सिनेमा में कारों का इस्तेमाल नया नहीं है, लेकिन कियारोस्तामी ने जिस तरह से इनका इस्तेमाल अपने चरित्रों की अंदरूनी यात्राओं को चित्रित करने के लिए किया है वह विलक्षण है। देखने की तृष्णा किताब में घूमता पहिया अध्याय में ये टिप्पणी की गई है। टैरेंटिनो, जो आज के लोकप्रिय फिल्मकारों में से एक हैं, उनकी शैली पर भी सुशोभित टीप लिखते हैं। टैरेंटिनो जीनियस है, लेकिन एक ट्विस्टेड जीनियस। उसमें एक मार्कपन है और वो पोस्ट मॉडर्न सिनेमा का दैत्य है। फिल्में 3 तरह की होती हैं, एक लोकप्रिय, एक कलात्मक और तीसरी वो जिसमें दोनों ही तत्व कूट-कूट कर भरे होते हैं। ऐसी तमाम फिल्मों का जिक्र सुशोभित ने अपनी इस किताब देखने की तृष्णा में किया है। अब माइकल एंजेलो एंटोनियो के सिनेमा का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि एक स्पेस का खाली होना और फिर उसका ठसाठस भर जाना। दुनिया हमेशा इन 2 दिशाओं में यात्रा करती है, बैक एंड फोर्थ। एकदम शुरू से यही है। इन तमाम दर्शनों को, फिल्मों से जुड़े दर्शनों को जो हमारे जीवन में भी शामिल होते हैं, उन्हें सुशोभित ने इस किताब में लिखने की कोशिश की है, हम तक पहुंचाने की कोशिश की है। और सिनेमा प्रेमियों के लिए, कला प्रेमियों के लिए ये किताब किसी उपहार की तरह है। कुल मिलाकर जो लोग सिनेमा को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक दूसरी ही दुनिया में पहुंचने का माध्यम मानते हैं, या फिर उस दुनिया में बसते हैं जो उनके सामने तो है पर वो कहानियों का हिस्सा नहीं हो सकती, उन सभी लोगों के लिए सुशोभित की ये किताब किसी अनमोल उपहार की तरह है। रंग तरंग के लिए रजनी सेन की रिपोर्ट। कहते हैं प्रकृति को पल्लवित करने में, पोषित करने में नन्हे से नन्हे जीव का योगदान होता है। हमारे आसपास गिलहरियाँ, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ जीवन के दूध की तरह होती हैं जो प्रकृति को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। और ऐसे ही होते हैं हमारे कलाकार। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा कलाकार छोटा है या बड़ा, अपनी साधना से ये निरंतर हमारी संस्कृति में रंग भर रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं इस हफ्ते कला, साहित्य, संस्कृति की दुनिया में क्या कुछ खास रहा है।
महादेव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ मैं सीता का स्वयंवर करूंगा। नारी शक्ति की रचनात्मकता और शक्ति को प्रदर्शित करती एक रामलीला का मंचन पिछले दिनों दिल्ली में हुआ। गुरुदेव, यदि अनुचित न हो तो हम दोनों भाई भी आपके साथ जनकपुर चलना चाहते हैं। अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे करने पर गढ़वाली हितैषणी सभा द्वारा इस रामलीला का मंचन हुआ। इस रामलीला की खास बात ये थी कि इसके सारे पात्र महिलाओं ने ही निभाए थे। गुरुवर के चरणों में जनक का प्रणाम। सुखी रहो राजन, तुम्हारा कल्याण हो। प्रणाम। 32 महिलाएं यहाँ पे हमारे पास आई हैं और सबकी सब महिलाओं ने खुद ही डायरेक्शन दी है, खुद ही राम से लेके रावण से लेके हनुमान जी तक का पाठ जो भी है वो सभी महिलाएं कर रही हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की सुरसरिता अनवरत बहती हुई आगे बढ़ती जा रही है। इसी सरिता की निर्मल जलधारा बही पिछले दिनों दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में, जहां परंपरा संगीत समारोह में शास्त्रीय संगीत की दुनिया के जाने माने नाम एक साथ आए। शास्त्रीय गायिका रेवा नातू ने अपने स्वरों का आलोक फैलाया। उनके आलाप में एक दिव्य आह्वान था जिसे श्रोतागण अनसुना नहीं कर सके। रेवा नातू लंबे समय से शास्त्रीय संगीत की साधना कर रही हैं और उसे युवा पीढ़ी तक पहुंचा रही हैं। तबले पर पंडित आशीष सेन गुप्ता ने संगत दी, तो वहीं हारमोनियम पर डॉक्टर विनय मिश्रा थे। कार्यक्रम में मशहूर सितार वादक पंडित पार्थो बोस का सितार वादन भी सुनने वालों के मन के तार झंकृत कर गया। पंडित पार्थो बोस भी पूरी दुनिया में सितार को लोकप्रिय करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। आज रंग तरंग में कला, संस्कृति, साहित्य के दीप खूब झिलमिलाए। हमारी संस्कृति के महान दार्शनिक पुरुष भगवान बुद्ध ने कहा है, अप्पो दीपो भव, यानी अपने अंदर की रोशनी से ही अपना रास्ता खोजिए। उम्मीद है जीवन में जब गहन अंधेरा होगा तो आगे बढ़ने के लिए आप अपने भीतर ही इस रोशनी को तलाशेंगे। कला, साहित्य और संस्कृति की दुनिया की रोशन कहानियां तो हम लेकर आते ही रहेंगे आपके लिए रंग तरंग में। फिलहाल आज मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।